भारत धमकी दे रहा है कि वो लिमिटेड सर्जिकल स्ट्राइक भारत में करेगा और पाकिस्तान, कोई भी पाकिस्तानी उसको एक्सेप्ट कर लेगा, चाहे वो फौज हो, चाहे वो इस मुल्क की हुकूमत हो, चाहे वो अवाम हो। ये सोचना भी कुफ्र है कि पाकिस्तान के अंदर भारत सर्जिकल स्ट्राइक कर दे। माजी में 2008 में हुक्मरानों ने इजाज़त देने के लिए मीटिंग की थी। जब बम्बई का अटैक हुआ था तो उस वक्त भी भारत सर्जिकल अटैक करना चाह रहा था। वो हम आगे चल के बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, लोग बताएंगे आपको, जराए बताएंगे, मैं दिखाऊंगा। आज तो वैसे भी कहते हैं कि भारत नवाज हुकूमत है, जो मौजूदा हुकूमत है वो भारत के खिलाफ नहीं जाती है, उनके मफादात की बात करती है। आज तो वैसे ही भारत सपोर्ट हुकूमत है। तो मेरा फ़र्ज़ था कि मैं ये प्रोग्राम पाकिस्तान की अवाम को दिखाऊं कि इस मुल्क के हुक्मरान जो हलफ उठाते हैं पाकिस्तान की सालमियत के लिए और पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, वो किस तरीके से बैनुल-अक़वामी ताकतों के ईमा पर पाकिस्तान की सरजमीन में स्ट्राइक करने के लिए डिस्कस करते हैं, राय देते हैं। और दूसरी बात कि किस तरीके से भारत को न्यूक्लियर डील देने के लिए इजाज़त देते हैं कि भारत को न्यूक्लियर डील दे दिया जाए जो पाकिस्तान की कौमी सलामती के खिलाफ है। ये भी दिखाऊंगा मैं। और ये जो हुक्मरान हैं, हम जो कहते हैं कि ये बैनुल-अक़वामी ताकतों के ईमा पर आते हैं, ये अवाम के वोटों से नहीं आते, क्योंकि ये अपने मफादात के लिए, इक़्तिदार के लिए बैनुल-अक़वामी ताकतों के हर हुक्म को मानने को तैयार हो जाते हैं। मैं एक ब्रेक पे जाऊंगा, पहले अपने दोनों गेस्ट का तारुफ कराता हूं, फिर ब्रेक में जाऊंगा, फिर एक तल्ख हकीकत दिखाऊंगा कि माजी 2008 में पाकिस्तान के एक हुक्मरान ने किस तरह पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ फैसले किए और करने जा रहे थे। इसलिए आज हमें डर है कि आज की हुक्मरान जो भारत से बहुत करीब है कोई ऐसा फैसला ना कर दे। तो मेरे साथ जो गेस्ट हैं आज हैं एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब, बड़े अहम तज़किया निगार हैं, डिफेंस एनालिस्ट भी हैं, और मेरे साथ हैं पलवशा खान, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आपका दोनों का शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आइए देखिए, और हमारे मेहमान भी देखें, और हम दिखा रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, कौन कह रहा है और क्या हुआ था 2008 को कि हम ये सवाल रखते हैं कि हमारे हुक्मरान मुल्की मफादात के ऊपर, अपने मफादात के ऊपर मुल्की मफादात को कुर्बान करते हैं। आइए देखिए। इम्तियाज़ गुल साहब, मैं सबसे पहले जो आपसे सवाल करने जा रहा हूँ वो ये है कि 21 सितंबर को एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक स्टोरी आपने दी है, तो ये स्टोरी जो आपने दी है सर, इसको थोड़ा सा आप बताएंगे सर, ये स्टोरी क्या है? देखिए, वो मुख्तसर सी कहानी थी। ये जब उड़ी में हमला हुआ तो और उसके फ़ौरन बाद भारतीय ज़राए इब्लाग के ज़रिए हमें ये पता मालूम हुआ कि भारतीय फ़ौजी क़यादत और सिविलियन क़यादत गौर कर रही है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, ख़ास तौर पे मुरीद के वग़ैरह या कश्मीर में बाज़ मकामात पे सर्जिकल स्ट्राइक्स करें, यानी एक बाकायदा निशाने अहदाफ़ को आइडेंटिफाई करके और उसके बाद वहाँ पे हमले किए जाएँ, रॉकेट हमला हो या फ़िज़ाई हमला हो। तो उसके बाद मुझे एकदम फिर याद आया कि खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ने अपनी किताब में नाइदर हॉक नॉर डव, उसमें गुज़िश्ता बरस ये पब्लिश हुई थी, तो उसमें कुछ मिलती जुलती बातें लिखी थी कि सर्जिकल स्ट्राइक्स के बारे में भारतीय क़यादत ने सोचा था जब मुंबई में हमले हुए थे नवंबर 2008 में।
तो वो मुझे वो कहानी याद आई। उसके बाद फिर मैंने ये भारतीय मुख्तलिफ़ अखबारात में जब सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात हुई तो फिर मैंने एक किस्सा था जो कौम को बताना मुनासिब समझा, और वो किस्सा भी मैंने 8 साल पहले तकरीबन सुना किसी ज़राए से। मैंने मुनासिब नहीं समझा उसको मंजर आम पे लाने के लिए, लेकिन जब ये तमाम बातें सामने आई कि भारतीय क़यादत अभी सोच रही है हमले करने का, और इससे पहले भी इस तरह की सोच थी, तो फिर मैंने ये किस्सा बयान किया। और वो ये था कि जब मुंबई के हमले हो गए, बहुत गुस्सा था भारत में। उस वक्त अमेरिकी 2 सेनेटर्स का एक वफ्द पहले दिल्ली गया, फिर लाहौर आया। लाहौर में उन्होंने साबका वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब के साथ मुलाकात की। एक बड़ी महदूद सी मुलाकात थी, और उसमें उन्होंने साबका वज़ीर ख़ारजा से ये पूछा कि अगर भारत ने कुछ मखसूस इलाक़ों में कोई अलामती किस्म के हमले कर दिए तो उस पर पाकिस्तान की फ़ौज का और पाकिस्तान के आवाम का क्या रद्द अमल होगा। तो कसूरी साहब ने अपनी किताब में और बाद में मुख्तलिफ़ मज़ामीन में भी ये लिखा कि मैंने अमरीकी सेनेटर्स को ये बताया कि ये तो एक बहुत खौफनाक डेवलपमेंट होगी और इसका नताइज शायद कोई अच्छे बरामद नहीं होंगे। अब इत्तेफाक की बात है कि जो किस्सा मैंने लिखा अपने आर्टिकल में, उसका ताल्लुक़ उन दिनों से है जब अमेरिकी सेनेटर इस्लामाबाद से सदर ज़रदारी और आर्मी के सरबराह से मुलाकात करके जा चुके थे। और उसमें भी सदर ज़रदारी ने बकौल उन साहब के जिन्होंने मुझे ये किस्सा सुनाया, बहुत करीब थे उनके, कि उन्होंने कहा आर्मी के सरबराह जनरल कियानी से कि अगर हमने भारत को कुछ सिंबॉलिक अलामती हमले करने की इजाज़त दे दी तो आप नहीं समझते कि वहाँ पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो गुस्सा है जो मुंबई के हमलों के बाद पैदा हुआ है वो ज़रा कम हो जाएगा। तो उस पर जनरल कियानी ने वज़ीर आज़म गिलानी की तरफ देखा और कहा कि वज़ीर आज़म साहब से भी पूछ लेते हैं। वज़ीर आज़म साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं समझता मुनासिब होगा इस तरह, ये तो बहुत इसके अच्छे नताइज बरामद नहीं होंगे। तो ये जब गिलानी साहब ने ये बात कर दी, उसके बाद जनरल कियानी ने बड़े वाज़ेह अंदाज, दो टोक अंदाज में फिर सदर साहब से कहा कि देखें, हम ये काम इस नौयत की एक सिंगल शॉट की भी इजाज़त नहीं दे सकते। अगर एक भी गोली फायर की गई सरहद के पार से तो वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐलान जंग होगा, और अगर हमने उसका जवाब न दिया तो लोग हमें खा जाएंगे, हमारी कौम, हमारी फ़ौज खुद मुझे खा जाएगी। और ये कह के वो फिर मीटिंग ख़त्म हो गई, और जब जनरल कियानी बाहर निकले तो उन्होंने, जो मुझे बताया गया, कि गाड़ी में बैठते ही उन्होंने उस वक्त एयरफोर्स के सरबराह को फ़ोन किया और कहा कि फ़ौरी तौर पे पाकिस्तान की इंडिया से मिलने वाली सरहदों की हिफाजत के लिए, नज़र रखने के लिए आप फ़िज़ाई गश्त शुरू कर दें। तो ये वो फ़िज़ाई गश्त की कहानी है, जो कि फिर वो फ़िज़ाई गश्त काफ़ी, मेरे ख्याल 2-3-4 हफ़्ते तक वो चलता रहा, जब तक भारत की तरफ से सिग्नल्स, मनफी किस्म के सिग्नल्स आते रहे। अरे सर, मैं यहाँ पर एक सवाल ज़रूर रखूँगा आपसे, क्योंकि आप एक बहुत मोतबर, बड़े रिस्पेक्टेड और बड़ा नाम है सर एज ए सहाफ़ी, और जाहिर है आपने कॉलम लिखा है, कॉलम मेरे पास है इस वक्त, और आपने अभी ये बयान भी किया है वो सारा वाक़या जो कॉलम में था। जो सोर्स थी आपकी सर, वो कितनी ऑथेंटिक थी सर? क्योंकि जाहिर है आप जैसा सहाफ़ी, आप जैसा एनालिस्ट जो इतना रिस्पेक्टेड, रेपुटेबल नाम रखता है, वो ये कॉलम एक आम आदमी के कहने पे तो नहीं छाप सकता सर। ज़ाहिर है किसी ने बताया होगा, और मैंने बड़े सोच समझ के 7-7.5 साल तक मैंने इस पे लबकुशाई नहीं की। लेकिन अब जब दोबारा ये कोई ख़तरा पैदा हुआ, वहाँ से सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात आई, और फिर कसूरी साहब पहले ही तकरीबन मानो काफ़ी हद तक मिलती जुलती बातें लिख चुके हैं, तो मुझे फिर उसमें कोई मेरा ख़्याल था कि अब इसमें कोई मज़ायका नहीं है, लोगों के सामने ये बात रखनी चाहिए कि इस नौयत की सोच भी उस वक्त मौजूद थी, ताकि भारत के अंदर गुस्से को कम किया जाए। सर मेरा फिर सवाल थोड़ा सा फिर होगा कि जो आपकी सोर्स है, आप उसको समझते हैं कि सर वो सोर्स बहुत ही ऑथेंटिक है? क्योंकि जो खबर दी है उन्होंने आपको, वो तो बहुत बड़ी खबर है सर, क्या कहते हैं? मैंने आपको बता दिया, जो सोर्स था मुनासिब था, जो मैं समझता था मैंने उसके साथ वही ट्रीटमेंट किया उस ख़बर के साथ। तो इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है मुझे कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। एक एक्स सदर जो कि हलफ उठाता है कि वो पाकिस्तान की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी की खातिर काम अंजाम देगा, उसको ये स्टेटमेंट या ये राय देनी चाहिए थी अपने आर्मी चीफ को और वज़ीर आज़म को सर? बिल्कुल नहीं देनी चाहिए थी। मेरा ख्याल है कि ये
कई पीपल्स पार्टी के लोगों से भी इस सिलसिले में तबादला ख्याल हुआ अभी भी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो अगर इस तरह हुआ है और सदर साहब ने अगर ये बात की थी तो वो नहीं करनी चाहिए थी। तो सर अगर ये इस पे वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की क्या जिम्मेदारी थी सर, जहां वज़ीर आज़म ने यहां कहकर मना कर दिया है कि ये दानिशमंदाना फैसला नहीं है, और आर्मी चीफ ने भी ये कहा, और फिर नीचे जाके उन्होंने पेट्रोलिंग के लिए कहा एयर चीफ को। क्या इनकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी थी? क्या ये जिम्मेदारी नहीं थी कि सर एक सदर जो पाकिस्तान की सालमियत के लिए हलफ उठाता है, वो भारत को पाकिस्तान में स्ट्राइक करने की इजाज़त के लिए राय मांग रहा है, तो उस पर कोई इनको फर्दर एक्शन हुकूमत को और आर्मी को करना चाहिए था? नहीं, देखिए, अगर उस वक्त हालात ठीक नहीं थे, कोई एक्शन हो जाता तो फिर आप ही जैसे जो एंकर्स हैं, सहाफ़ी हैं, उन्होंने फिर एक और शोर मचा देना था कि आर्मी ने फिर एक धावा बोल दिया है जमहूरियत पे, जमहूरी तौर पे मुंतखब सदर पे। तो मेरा ख्याल है जो उन्होंने उस वक्त किया वो मुनासिब था। जी नाज़रीन, और हमारे ये जो मेहमान हैं ये कहते हैं कि ये जो सहाफ़ी हैं कि अब मैं समझता था कि ये जो उस वक्त वाक़या हुआ था उसको आवाम तक लाएं। हम सोच भी नहीं सकते कि भारत पाकिस्तान में स्ट्राइक करे, हम अपनी जान देने के लिए हाजिर हैं, लेकिन उस वक्त के सदर राय ले रहे हैं वज़ीर आज़म से और आर्मी चीफ से कि इजाज़त दे दी जाए। क्या कहते हैं जनाब एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब? डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये कि आपने जो ये किस्सा बयान किया ये किसी एक आध सोर्स से मेरे इल्म में भी आ चुका, मगर ये जो इम्तियाज़ गुल साहब का सोर्स है वो कह रहे हैं ऑथेंटिक है, फिर वो नाम भी ले रहे हैं कि जी इस तरह सदर साहब के सामने पेश किया गया और फिर इस तरह आगे बात चली। तो मेरा जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं उस वक़्त ऑब्वियसली सर्विंग था 2008 में, लिहाजा मुझे ये इसकी बैकग्राउंड का इस हद तक नहीं पता था कि ये कैसे हुआ, मगर मुझे इतना ज़रूर पता था कि भारत ने स्ट्राइक्स के लिए तैयारी शुरू की हुई थी। और जब हमें बहुत से सोर्सेज से पता चल गया कि उनकी नीयत कुछ इस तरह की है, तो फिर एयरफोर्स ने बाकायदा अपनी जो है वो कॉम्बैट एयर पेट्रोल जिसको हम कहते हैं कैप्स, उन इलाक़ों में हमने बड़े ज़ोर और शोर से शुरू कर दी। और शायद आपको याद हो कि बड़े बड़े शहरों में हमने हमारे जो सुपरसोनिक जहाज़ थे उनके ज़रिए गए और बाकायदा खूब धमाकों से हमने परवाज़ें की, ताकि दुनिया को ये पता चल जाए, ख़ासकर हमारे हमसाए मुल्क को, कि अगर उसके कुछ इस तरह के इरादे हैं तो उसको पता चल जाना चाहिए कि हम किस हद तक चौकस हैं। एयरफोर्स तो वैसे ही हरदम चौकस होती है, उसको बहुत कम वक्त में हम डिप्लॉय करते हैं और रिएक्शन के लिए उसे फ़ौरन तैयार कर लिया जाता है, मगर उसके बावजूद हमने इस तरह की परवाज़ें भी की ताकि दुश्मन तक एक बाकायदा भरपूर पैगाम पहुंच जाए। मेरा सवाल ये है कि सर आपने पेट्रोलिंग की, एयरफोर्स बहुत कॉम्पिटेंट है, एयरफोर्स 1 इंच भी जगह नहीं देगी, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं सर इस गुफ्तगू में जो चीज़ें आई हैं कि सदर पाकिस्तान जो हलफ उठाते हैं वो आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म के सामने बैठ कर उन्हें राय दे रहे हैं कि मुझे जो है अमेरिकन ने कहा है कि भारत को लिमिटेड सर्जिकल स्ट्राइक की क्या हम इजाज़त दे दें ताकि भारत का गुस्सा, इस पर सर क्या राय है आपकी? डॉक्टर साहब, पहली बात तो यह है कि अमेरिका को इतनी जुर्रत किसने दी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं? अमेरिका हर सदर से या हर वज़ीर आज़म से इस तरह की बात नहीं कर सकेगा। वो उनको कोई जुर्रत मिली तो उन्होंने आके ये सवाल किया ना, और फिर अगर वहाँ से भी उनको इस तरह का जवाब दिया गया होगा कि हाँ मैं कंसल्ट करता हूँ, तो फिर इसका मतलब है कि उन्होंने सही सवाल पूछा कि शायद यहाँ हमारी बात बन जाए। मैं क्या कहूँ, ये अफसोसनाक नहीं अलमनाक है। आप ठीक कह रहे हैं कि आपने हलफ लिया हुआ हो इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, और आपको मालूम हो कि ये 20 करोड़ अवाम जो हैं अपनी जानें लगा देंगे इस मुल्क के दफा के लिए, और अमरीकी जो कि शायद आपकी कुर्सी का दफा करते हैं, जो कि अरसा दराज से इस मुल्क में चला आ रहा है, तो उनकी ज़ुबान से ये सुनते हुए तो आप इस चीज़ की पॉसिबिलिटी अपने वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से पूछ रहे हैं। यानी ये किस हद तक घिनौना जुर्म है। मैं समझता हूँ इसका सिर्फ सुन लेना और आगे इसके बारे में मशवरा लेना, यह बजाते खुद एक बहुत बड़ा जुर्म है। तो ये सामने इस बात का आना मैं समझता हूँ नहायत ख़तरनाक, तशवीशनाक है, अलमनाक है
कि किसी को जरूरत है बाहर से बात मैं यहाँ करने की। रोकूंगा, मैं यहाँ रोकूंगा सर। मैं जरा पलवशा जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जाहिर है उनसे भी पूछ लेता हूँ, क्या कहेंगी पलवशा कि एक हुकूमत का सरबराह जो इतनी बड़ी जो है वो हल्फ लेता है, वो पाकिस्तान में स्ट्राइक करवाने के लिए राय ले रहा है? डॉक्टर साहब, मुझे तो ये बात सीरियसली मजाक खेज़ लग रही है, क्योंकि कोई सरबराह मुमलिकत, चाहे वो कितना ही कम फहम हो या किसी भी मुल्क, कमज़ोर से कमज़ोर तरीन मुल्क का सरबराह मुमलिकत, नो हेड ऑफ स्टेट इन हिज राइट माइंड वुड एवर इवन थिंक ऑफ दिस। और अगर वो सोच भी ले और कुछ ये कि वो उस मुल्क के आर्मी चीफ और पाकिस्तान जैसे मुल्क के अफवाज के जो सिपह सालार हैं उनके सामने और वज़ीर आज़म के सामने इस किस्म की तजवीज़ दें और वो तजवीज़ सुनकर वहाँ से सब उठ जाएं और जैसे कि कोई तफरीहन जो है वो निशानेबाजी इंडिया को अलाउ की जाए, मतलब ये बात समझ से बालातर है। और जरदारी साहब, मतलब आप उन पर कोई भी इल्ज़ाम लगाएं, लेकिन क्या वो इतने कम फहम आप समझते हैं कि वो इस किस्म की बात बैठकर ईवान सदर में करेंगे और फिर ये बात जो है वो दबी रहेगी इतने साल? और अभी भी इस बात को जो है वो किसी सोर्स के साथ नहीं लिखा जा रहा कि किसने की, कैसे की, और फिर तमाम वहाँ के हाईएस्ट ऑफिस बेयरर्स उठते हैं और सब वापस आ जाते हैं, लेकिन फिर उस पर कोई एक्शन नहीं होता, उनकी कोई इम्पीचमेंट नहीं होती, इस बात को आगे परस्यू नहीं किया जाता। और फिर 5 साल तक उन्हीं सदर मुमलिकत को, जो कि कमांडर इन चीफ भी थे, उन्हीं अफवाज के जिनको वो ये आपके मुताबिक सजेशन दे रहे हैं। मैं समझती हूँ कि ये एक इल्ज़ाम है और अगर इस इल्ज़ाम में 5% भी हकीकत होती तो ये इल्ज़ाम ऐसे जो है वो ये इस तरह रायगान आ जाता और उस वक़्त एक बड़ा क्या होता अगर ये मेरा एक सवाल है कि अगर वाकई ये बात सही होती तो क्या होना चाहिए था? डॉक्टर साहब, अगर ये बात सही होती तो आप मुझे बताइए, वहाँ अफवाज के सरबराह बैठे हैं, वजीर आज़म पाकिस्तान बैठे हैं, वहाँ ऐसा नहीं है कि कोई बात कही जाए और वो खुफिया रह जाए। आप मेरे से ज़्यादा समझते हैं ईवान सदर में बैठ के ऐसी बातें करनी और फिर वो दब जाएं 8-8, 7-7 साल के लिए, और फिर वो जो सेनेटर्स, वो इतने कम फहम सेनेटर्स अमेरिका से आ गए जिन्हें इस खित्ते की कोई हकीकत मालूम नहीं या हिस्ट्री मालूम नहीं, वो ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई स्ट्राइक्स हो जाएंगी और ये खामोश बैठे रहेंगे और यहाँ से रिटेलिएशन नहीं होगी। मैं समझती हूँ कि अगर कोई इतने ही कम फहम और बेवकूफ़ टाइप के सेनेटर्स वहाँ से आए और उन्होंने बात की तो इसको तो मतलब उन लोगों से तो मुलाकात ही नहीं करनी चाहिए थी, और इस बात को जब वो कर रहे थे तो उन पर हंसना चाहिए था, उनका मजाक उड़ाना चाहिए था कि आप किस दुनिया में मेरा सवाल है, आपने बड़ा अच्छा जुमला कहा था कि इस पर सदर की इम्पीचमेंट होनी चाहिए अगर ये बात सही है। मैंने आपको ये कहा कि अगर ये बात सही होती तो उस वक्त इम्पीचमेंट क्यों नहीं हुई? मतलब उस वक्त आपको होनी चाहिए थी। आपने सवाल उठाया है, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। हमारा ये आप मुझे करने दें कि उस वक्त स्विस केसेस पर, मतलब जो कि अगर आप इस इल्ज़ाम को सही समझते हैं तो बड़ा सीरियस इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं, लेकिन स्विस केसेस पर जो नहीं, हम नहीं लगा रहे हैं, सॉरी, हम नहीं लगा रहे, जो भी लगा रहे हैं बगैर किसी सोर्स और वेरिफिकेशन के, उस पर जो है सदर की इम्पीचमेंट और सदर को उतारे जाने की और क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन इतना बड़ा इल्ज़ाम 8 साल खामोशी में गुजर गए, कोई हमारे यहाँ कोई ओवरसाइट नहीं थी, बहुत अच्छा पॉइंट है आपका। कुछ नहीं था। मैं यहाँ पे रोकूंगा, नामुमकिनात में से एक है। मैं यहाँ रोकूंगा पलवशा, मैं यहाँ रोकूंगा। आपने बड़ी जबरदस्त बात की है डॉक्टर साहब, मैंने आपको ये कहा है कि 7 और 8 साल ये मैंने आपको ये कहा मज़ाक़ बात है। दिस इज मुझे बोलने तो दे, मुझे बोलने दे। आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया है, मुझे बोलने दीजिए क्योंकि मुझे ब्रेक पे जाना है। मैं सिर्फ एक बात कहते हुए जा रहा हूँ, मैं एक बात कहते हुए जा रहा हूँ, आप जो भी कहें। अब सवाल ये पैदा होता है कि इम्तियाज गुल साहब जो एक बड़े रिस्पेक्टेबल, रेपुटेबल और बड़ा नामी गिरामी सहाफ़ी है, उसने खुद बता दिया कि उसने 7 साल बाद ये बात क्यों ओपन की है कि आज फिर सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो रही है। मेरी बात तो सुने प्लीज, मेरी बात सुने। आगे चल के मौका दूंगा आपको, मैं आगे मौका दूंगा, मैं आगे मौका दूंगा। जनरल कियानी साहब और जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब, आप बहुत अहम आदमी हैं, इस अहम बात के गवाह हैं।
आगे चलते हैं। एक बात जो मैं कहकर ब्रेक में जाना चाहता हूं और फिर एक और डिस्कशन आपके सामने पेश करूंगा, एक और डिस्कशन पेश करूंगा, उसको किस तरह आप झुटलाएंगे मैं दिखाता हूं। लेकिन मैं जो ये चीज आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि मैंने इम्तियाज गुल साहब का जब कॉलम पढ़ा और जब कॉलम में डिस्कशन किया तो मैंने उनको ऑन एयर लिया और ये रिकॉर्ड किया ताकि कल कला को इम्तियाज गुल साहब ये ना कह दें कि ये मिसप्रिंट हो गया है और ये ट्रिब्यून में जो ये मैंने लिखा था उन्होंने मेरे मौक़िफ़ को सही तरीके से पेश नहीं किया है। इसलिए मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई कि मैंने उनको ऑन एयर लिया और ऑन एयर लेके मैंने उनकी वो तमाम बात जो उन्होंने ट्रिब्यून में लिखी रिकॉर्ड की और आपके सामने पेश की है। एक छोटा सा ब्रेक, फिर ब्रेक के बाद आकर एक और शख्स की कमिटमेंट, एक और शख्स की बात आपको बताता हूं जो इस मुल्क का बहुत अहम शख्सियत अभी भी है, कल भी था और फॉरेन मिनिस्टर था साबिक। वो क्या कह रहा है, देखते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। आइए जनाब पाकिस्तान के मुहिब वतन अवाम और लोग, अब हम एक दिखाते हैं कि खुर्शीद कसूरी साहब क्या बोल रहे हैं इन्हीं वाक़यात के हवाले से जो पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं। क्या कहते हैं, देखिए। जब हमला हुआ था पिछली दफ़े हिंदुस्तान में 2008 में मुंबई वाला, तो मैं उस वक्त वज़ीर ख़ारजा कुछ महीने पहले वहाँ अपने ऑफ कलमदान छोड़ा था, तो मुझे मैसेज आई कि सेनेटर जॉन मैकेन जो उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे और उनके साथ सेनेटर लिंडजे ग्रेम भी आ रहे थे पाकिस्तान, और साथ हॉलब्रुक साहब थे, रिचर्ड हॉलब्रुक, जो कि उस वक्त सदर ओबामा के पॉइंट्समैन थे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, यानी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव थे उनके। तो मुझे कहा यह गया अमेरिकन कौंसलेट जो लाहौर में है उसकी तरफ से कि वो आपको अलहदा कुछ बातचीत करना चाहते हैं और खाना भी होगा। तो खाने से पहले मुझे कहा कि एक साइड पे हो के हम बैठ जाएं, तो हम चारों बैठ गए एक कोने में, क्योंकि 2-3 शायद और लोग भी वहाँ थे अमेरिकन कौंसलेट के और दीगर को शायद पाकिस्तानी होंगे, मुझे नहीं याद, वो अलहदा थे। तो हम चारों अलहदा बैठ गए एक कोने में और मुझसे उन्होंने पूछा कि हम हिंदुस्तान से अभी अभी आ रहे हैं, वहाँ बहुत गुस्सा है और हमें ख़तरा है कि कोई जंग ना हो जाए पाकिस्तान हिंदुस्तान की, तो हमारी कोशिश है कि जंग ना हो। तो मैंने वेलकम किया। मैं आपसे कोई राय लेना चाहता हूँ बहैसियत साबिक वज़ीर ख़ारजा और एज अ सिविलियन पॉलिटिशियन। मैंने कहा पूछिए कि, और जानना चाहते हैं कि फ़ौज का क्या रिएक्शन होगा और आवाम का क्या होगा। मैंने कहा किस सूरत में? उन्होंने मुझे कहा कि अगर फ़र्ज़ करें हिंदुस्तान की तरफ से हमला हो जाए हवाई जहाज़ के ज़रिए, एरियल स्ट्राइक हो मुरीद के पे, क्योंकि ज़्यादा गुस्सा जो था वो था हाफिज़ सईद पे और उनकी जो जमात है, जमात उद दावा, और जो उनकी दूसरी तंजीम है कि जनाब ये शायद वो कह रहे थे कि उसकी तरफ से कराया गया है, और अगर हमला हो जाए तो बकौल सेनेटर मैकेन के हिंदुस्तान के अवाम का गुस्सा ठंडा हो जाएगा और जंग के बादल जो हैं वो छट जाएंगे। मैं हैरान हो गया उनकी बात सुन के। अंग्रेज़ी मैंने किताब में लिखा है, आई वॉज हॉरिफाइड एट द मेयर सजेशन। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं समझ रहा था कि मेरे कान बोल रहे हैं, ऐसे लग रहा था। मैंने अपने को संभालते हुए कहा कि जनाब आपको अंदाज़ा है कि क्या इसका नतीजा होगा? उनका नहीं, इसीलिए तो आपसे पूछ रहे हैं। मैंने कहा बहैसियत फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर, मैं जो पाकिस्तान आर्मी को ISI से जो मेरी डीलिंग हुई है, जो मैंने बाकी जो मेरा तजुर्बा है और तज्जिया है, एक तो मैंने कहा इंस्टेंट और मेजर्ड रिएक्शन होगा। ये मैंने कहा था जो मेरा अंदाज़ा था, इंस्टेंट और मेजर्ड। वो फौरी रिएक्शन होगा, यानी कि फौरी होगा और मेजर्ड भी होगा।
कि जिस नौयत का आप हमला करेंगे वैसा ही उससे शायद कुछ ज़्यादा मेजर्ड रिएक्शन होगा, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज टोटल जंग नहीं चाहती, लेकिन वो आपको रिस्पॉन्ड ज़रूर करेगी। और मैंने कहा जहाँ तक आवाम का आपने मुझसे पूछा है तो मैंने उनको ये सुनाया कि जब इंडिया ने 1998 में 5 न्यूक्लियर ब्लास्ट कर दिए तो 1998 में पब्लिक रिएक्शन ये था, लोग कह रहे थे कि या नवाज शरीफ बम का धमाका करेगा या बम नवाज शरीफ को उड़ा देगा। आइदर नवाज शरीफ विल डेटोनेट द बॉम्ब और द बॉम्ब विल डेटोनेट हिम। और 5 की बजाय 6 बम के धमाके किए। उससे आपको मैंने कहा सेनेटर मकेन और उनके साथियों को अवामी सोच का कुछ अंदाज़ा हो जाएगा। क्या आपकी इंफॉर्मेशन में ऐसा है, क्योंकि इम्तियाज गुल साहब ने अभी 21 सितंबर को जो है एक्सप्रेस ट्रिब्यून में किसी बड़े अहम हवाले से ये खबर दी कि यही जॉन मैकेन उस ज़माने में उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी साहब से मिले थे और उन्होंने उनको ये बात कही थी, ये पूरे ग्रुप ने, जिसकी बुनियाद पर आसिफ अली जरदारी साहब ने और उस वक्त के जनरल कियानी साहब जो कि आर्मी चीफ थे और वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ एक अहम मीटिंग की और उन्होंने ये बात रखा कि क्यों ना हम मुरीद के में भारत को अगर लिमिटेड सर्जिकल स्ट्राइक दे देते हैं तो उससे भारत का गुस्सा कम हो जाएगा। ये अमेरिका की तरफ से ऑफर आई है। कुछ इस किस्म की इंफॉर्मेशन आपके पास थी सर? पहले नहीं थी, बाद में आई। पहले इस तरह नहीं थी कि मुझे तो नहीं पता था कि मेरे अलावा वो किस किस को मिले हैं, लेकिन मैं सर्टन था कि कैसे हो सकता है कि हिंदुस्तान से आ रहे सिर्फ मुझे मिले, तो किसी ना किसी को मिलेंगे। तो मैंने उनको मज़ायन कहा भी, मैं कहा मुझसे क्यों पूछ रहे हो, आपके बड़े अच्छे GHQ के साथ ताल्लुकात है अमेरिका के, पेंटागन के, उनसे पूछ ले, मुझे क्यों पूछ रहे हैं आप? यहाँ हुकूमत से पूछें इस्लामाबाद में जाके। हाँ, फिर बाद में जो आपने इशारा किया है इम्तियाज़ गुल साहब के मजमून का, वो मेरी नोटिस में लाया गया, उसको भी मैंने देखा। लेकिन मुझे एक चीज़ याद आई, कोई आज से 1.5 साल या 2 साल कबल मैं एक डिनर पे था जहाँ बहुत से रिटायर्ड फौजी और एयरफोर्स के अफसरान मौजूद थे। उनमें से एक साहब ने मुझे बताया, और मैं नाम कतन बता नहीं सकता, कि जनाब जो आपने किताब में लिखा है, उन्होंने मुस्करा के कहा हमको अहकामात कुछ इस नौयत के थे कि फौरी हमला होना चाहिए। यानी कि जो अहकामात किसने दिए, वो आर्मी की हाई कमांड थी या गवर्नमेंट थी, इस पर तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ये कहा अंदाज़ा था कि उनको वो इशारा फौज की तरफ कर रहे थे कि हमें ये हुक्म था कि जैसे ये हो फौरी तौर पर इसका रद्द अमल किया जाए। और वो साहब अब रिटायर हो चुके थे, तो मुझसे बात कर रहे थे, लेकिन जिम्मेदारी का तकाजा है कि मैं उनका नाम ना लूं। जब आपसे इतनी अहम बात जॉन मैकेन जैसे रिस्पॉन्सिबल सेनेटर और हॉलब्रूक जैसे शख्सियत ने की थी, तो जिसका हवाला आपने भी दिया कि उस वक्त आपकी सिचुएशन कैसी थी, तो इनके जाने के बाद क्या आपने हुकूमत से रब्ता किया, आर्मी से रब्ता किया, किसी से रब्ता करके उन्हें यह बताया कि इस वक्त उनकी क्या सोच है भारत की? जी, घर पहुंचते ही 2 मिनट के अंदर मैंने जनरल हामिद जावेद को फ़ोन किया, जो प्रेसिडेंट मुशर्रफ के साबिक चीफ ऑफ स्टाफ थे, और वो मेरे दौर में मेरे और फौज के दरमियान वो मेरा कांटेक्ट थे। जब मुझे पाकिस्तान आर्मी से फौरन जवाब चाहिए होता था तो मैं जनरल हामिद जावेद को बताता था। और अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो मेरा ख्याल है मैं जनरल कियानी को भी टेलीफोन किया, लेकिन जनरल हामिद जावेद को तो 100% मैंने टेलीफोन करके बता दिया। ये हैं फॉरेन मिनिस्टर जनाब कसूरी साहब। उनकी बुक में भी बहुत कुछ लिखा है। मैंने इनको भी उसमें लिया आपके प्रोग्राम में और रिकॉर्ड किया उनकी सारी गुफ्तगू, ताकि कल वो ये ना कह दें कि इस किताब के पब्लिशर ने कुछ गलती कर दी है। सारी चीज़ें सामने हैं। पलविशा साहब क्या कहेंगी अब? डॉक्टर साहब, मुझे अफसोस है कि आप आधा शो जो है इस पे, मतलब इस टॉपिक पे आपने लगाया है। मैं समझती हूँ जॉन मैकेन अगर
जैसे सेनेटर अगर इतने इग्नोरेंट थे कि उनको ये मालूम नहीं कि अगर इंडिया से कोई छोटे से छोटा भी कोई इस किस्म की हरकत की जाएगी तो उसका एक बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया जाएगा, और वो यहाँ इस खित्ते में आए थे हमसे अपेरेंटली इस मामले में बातचीत करने। मुझे तो ये आप एग्री करती हैं कि वो आए थे? अब एग्री करती हैं कि वो आए थे? जी, मुझे ना ये याद है और उन्होंने ये सारे बातें की थी। पहले तो आप कह रही थी, पहले कह रही थी आपके डॉक्टर साहब, मुझे तो ये नहीं है, आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात को सच समझते हुए, ये कसूरी साहब कह रहे हैं, आप शो में दिखा रहे हैं ना जी कि ये हुआ है, कौन आया कौन नहीं आया, मुझे तो ये इल्म नहीं है, ना मैं किसी मीटिंग का हिस्सा थी। लेकिन बात यह है कि अगर मैं इस सारी बात को सच भी मान लूं तो वो अगर इस मामले में अपना कोई किरदार अदा करने आए थे और उन्हें यही इल्म नहीं था कि इस खत्ते की असल हकायक क्या है, ज़मीनी हकायक, तो आप खुद सोच लें। और ये बात 8 साल तक ये दबी रही, ये नामुमकिनात में से एक है। और इसमें फिर जब हम ये बात करें तो हम उस वक्त आर्मी चीफ को भी हम मतलब कटहरे में खड़ा करें, वज़ीर आज़म को, मेरे ख्याल में नामुनासिब है। और कोई शख्स जो है वो कुछ बताने को तैयार नहीं, कोई नाम लेने को तैयार नहीं। तो जब कोई नाम नहीं है, कोई सबूत नहीं है और अकल और फहम इस बात को नहीं मानती, एयर मार्शल और नहीं मानती कि एक सदर बैठ के सदर प्रेसिडेंसी में ऐसी बात मैं पूछ लेता हूँ, एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब से पूछता हूँ। शाहिद लतीफ साहब, इसमें बड़े गवाह आ गए हैं, ऑल ब्रूक भी आ गए हैं, जॉन मिकेन भी आ गए हैं, एक और सेनेटर है उनका नाम भी है, उसके अलावा जनरल हामिद जावेद का नाम भी आ गया है, जनरल कियानी साहब का, यूसुफ रजा गिलानी साहब का भी है। ये बड़े नाम आ गए हैं सर, क्या कहेंगे सर? ये वाकया सदर साहब राय लें सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, कौन कह रहा है सर सामने? आप देखें डॉक्टर साहब, ये जो बात आपने इम्तियाज़ गुल साहब के नाम से की, कम से कम वो ये तो कंफर्म हो गई कि वो 2 सेनेटर्स थे, और ये खुर्शीद साहब जो हैं अपनी किताब में भी तस्करा कर चुके। दैट मीन्स कि वो एक ऐसी बात कर रहे हैं जिसके वो जिम्मेदार हैं, और इस तरह नहीं हो सकता कि बिल्कुल ये अनहोनी बात हो। तो लिहाजा ये तय हो गया कि 2 सेनेटर्स आए और वो इसी नीयत से आए। और मैंने भी आपको बता दिया कि हम तक उस वक़्त ये दास्तान तो नहीं पहुंची थी, मगर मैं चूँकि खुद एयरफोर्स में था, ये सारी बातचीत हमने आपस में डिस्कस की और उसके लिए बाकायदा हमने तैयारी फ़ौरन की, और उसके तहत हमने अपनी तैयारी का सबूत देने के लिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने पुरजोर किस्म की जो है परवाज़ें की ताकि दुश्मन तक के पैगाम भी पहुंच जाए। तो जहाँ तक एयरफोर्स का तल्लक है वो तो मुकम्मल तैयार थी। अब देखना यह है कि ये जो पहली बात है, क्योंकि ये इम्तियाज़ गुल साहब कह रहे हैं और चूंकि वो सोर्स को तो खैर डिस्क्लोज नहीं कर रहे, मगर ये जो बात है इस पर सवालिया निशान हो सकता है। जहाँ तक अमेरिकन इरादे थे उस पर सवालिया निशान नहीं है, क्योंकि ये कसूरी साहब जो हैं वो बाकायदा उसको कंफर्म कर रहे हैं कि उनके इरादे ऐसे थे और वो यहाँ पे एक पल्स लेने आए थे। अब उस पल्स का किसने क्या जवाब दिया, उसका एंड रिजल्ट ये था कि एयरफोर्स पूरी तरह चौको चाबंद थी और उस तैयारी का इल्म लाजमी चीज़ है, उन्हें फौरी तौर पे कन्वे किया गया होगा कि जी एयरफोर्स जो है वो पूरी तरह तैयार है और इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि इसका फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा, जो कि उन्होंने एयरफोर्स की रिएक्शन से देख लिया, तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर किसी किस्म का गलत नोशन कहीं से दिया भी गया तो वो तो नॉकआउट हो गया। तो मैं नहीं समझता कि अगर किसी ने इस तरह की हरकत सोची या इसकी नीयत की और वो हिंदुस्तान के ईमा पर, सोचना भी सर, ये सोचना भी गुनाह है कि मैं राय कैसे लूंगा, सोचना भी गुनाह है सर। बिल्कुल है, मैं अपने अर्ज़े पाकिस्तान के ऊपर, वो भी भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के लिए राय मांगूंगा सर। मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि अगर किसी ने राय मांगी है तो बहुत दुख की बड़ी अलमनाक बात है, मगर जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर किसी ने ऐसा किया है तो वो बिल्कुल इस कौम का मुजरिम है। और काश उस वक्त अगर ये ऑथेंटिक सोर्स अभी जैसे कहा गया, तो फिर ये सोर्स जो है इनके जरिए इस मोशन को मूव करते हुए, ये तो बिल्कुल इंपीचमेंट वाला मामला है, उसी वक्त साबित किया जाता, मगर इसको आगे नहीं चलाया गया। अब इसके पीछे लेकिन सर मसला ये ना, यूसुफ रजा गिलानी साहब, उस वक्त यूसुफ रजा गिलानी साहब वजीर आजम थे। मैं नहीं समझता कि उनकी जुर्रत थी कि वो आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जाते। और जनरल कियानी साहब के बारे में ये था कि वो उनको एक्सटेंशन का मसला था, तो